हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसमें मैं आज आपके लिए बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है प्री के लिए, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले कुछ और सेट हो गया है, उसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। और इससे पहले जो प्लेटफॉर्म का बुक है उसका भी प्रैक्टिस सेट हो गया है, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। सभी का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, और जो टेलीग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोडिंग कर सकते हैं आप। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा एक जो हेल्प है मुझे कर दीजिए, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में आगे आपके लिए अच्छा लगे। बस यही एक रिक्वेस्ट है, और शेयर करिए ताकि और भी जो हमारे साथी तैयारी करने वाले हैं उन तक छोटा सा हेल्प पहुंच सके। तो आइए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है। तो किस स्थान से मिला है? तो यह हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा से और क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो कब्रिस्तान RS-37 प्राप्त हुआ है, सावधान प्राप्त हुआ है, शंख का बना बैल प्राप्त हुआ है ये तो, और स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, गेहूँ, जौ इत्यादि ये सभी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी में है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो अलंकृत हाथी, ईंटें, कंघा और 4 पहियों वाली गाड़ी प्राप्त हुई है। ऑप्शन सी में है सुरकोटदा। सुरकोटदा से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो घोड़े की अस्थि प्राप्त हुई है। और एक विशेष प्रकार के जो कब्रगाह है वो भी प्राप्त हुआ है सुरकोटदा से। ऑप्शन डी में है बनवाली। बनवाली हरियाणा में है। इस यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो हल की आकृति वाली मिट्टी की खिलौना गाड़ी और जौ तांबे का साक्ष्य बनवाली से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य दिया है? इसमें जैन तीर्थकर है और उनका प्रतीक दिया है, तो इसमें कौन तीर्थकर का प्रतीक गलत दिया है? तो ऑप्शन ए में है सुविधिनाथ। इनका प्रतीक क्या है? तो मकर है, सही है। शीतलनाथ, इनका प्रतीक क्या है? तो श्रीवत्स है। श्रेयांशनाथ, इनका प्रतीक क्या है? तो गैंडा है। ऑप्शन डी में है वसुपूज। इनका जो प्रतीक दिया है बड़ा है, ये जो है गलत दिया है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इनका प्रतीक क्या है? बड़ा नहीं, बल्कि इनका जो प्रतीक है, इनका प्रतीक क्या है? तो महिष है। क्या प्रतीक है इनका? महिष इनका प्रतीक है। और ये जैन धर्म के कौन से कर्म के हैं? तो ये 12वें कर्म के हैं जैन धर्म के गुरु। और जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। 24वें तीर्थकर महावीर थे। और ये जो बराह दिया है, ये बराह कौन से तीर्थकर का है? तो 13वें तीर्थकर जो विमल नाथ है, उनका प्रतीक क्या है? तो बराह है। नेक्स्ट, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता था? तो छद्मवासिनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? छद्मवासिनी कहा जाता था। और मौर्य काल में विधवा विवाह भी प्रचलन था, और जो विधवा विवाह अपना जीवन यापन करती थी उन्हें क्या कहा जाता था? तो छंदवासिनी कहा जाता था। और मौर्य काल में वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन था, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो रूपा जीवा कहा जाता था। और उनके जो निरीक्षण कार्य करते थे वेश्यावृत्ति को, उनको कहा जाता है गणिकाध्यक्ष कहा जाता था। और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें तलाक के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है कौटिल्य ने? तो तलाक के लिए मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है। मतलब किसी का तलाक हो गया तो मोक्ष प्राप्ति हो गया। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बराह थी? किसकी उपाधि जो थी वो आदि बराह थी? तो मिहिर भोज की जो उपाधि थी वो आदि बराह थी। और जो मिहिर भोज था ये गुर्जर प्रतिहार वंश का महत्वपूर्ण शासक था। और गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक पूछेगा कौन था, तो हरिश्चंद्र था। और प्रथम वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो नागभट्ट प्रथम था, जो ग्वालियर के प्रशस्ति मलेच्छों का नाश किया था। और जो इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश जो है, इसमें वास्तविक संस्थापक 2 है। एक प्रथम वास्तविक संस्थापक जो है ये नागभट्ट प्रथम है, और जो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो वास्तविक संस्थापक एक और पूछता है कि मतलब किसे माना जाता है, तो वो वत्सराज को माना जाता है। वत्सराज जो है इनको गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन ऐसे प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो नागभट्ट प्रथम है।
नेक्स्ट, कौन सी संगम रचना तामिल बाइबिल कही जाती है? कौन सी जो संगम रचना है उसे तामिल का बाइबल कहा जाता है? तो तिरुकुरल है। कौन है? तिरुकुरल को तामिल का बाइबल कहा जाता है। और इसके रचनाकार कौन है? तो तिरुवल्लुवर है। कौन है? तिरुवल्लुवर इसके रचनाकार है। ऑप्शन बी में है पथुपातु। पथुपातु के रचनाकार कौन थे? तो पांड्य राजा जो नेडुचेलियम था। और कौन था जो इसमें, जो ये पथुपातु है, पथुपातु इसमें जो पांड्य राजा नेडुचेलियम और चोल राजा करिकाल है, इसके विषय में जानकारी हमें पथुपातु में मिलती है। ऑप्शन सी में है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम के जो रचनाकार है वो कौन है? तो इलागो आडिगल है। तोलकापियम, तोलकापियम में इसके रचनाकार कौन है? तो तोलकापियम के रचनाकार तोलकापियर है। और ये तामिल व्याकरण इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, भाग ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में से सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। यह कथन किस विद्वान ने दिया था रजिया के बारे में? तो यह जो कथन है किस विद्वान ने दिया था रजिया के बारे में? ये किसने बोला था? तो ये एल्फिस्टन ने बोला था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में जिला को वलनाडु कहा जाता था। नेक्स्ट, अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया तो वहाँ का शासक कौन था? अकबर जब कश्मीर का अभियान कर रहा था तो वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक जो था यूसुफ खां था। कौन था? यूसुफ खां कश्मीर का शासक था। और कश्मीर जो है, कश्मीर का जो अभियान है अकबर का, वो कब किया था? तब 1585 से 86 के बीच किया था। नेक्स्ट, तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तृतीय जो कर्नाटक युद्ध है इसका तत्कालिक कारण क्या था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था कब? तो तृतीय कर्नाटक जो युद्ध हुआ था वो 1756 से 63 के बीच हुआ था। और ये युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था तृतीय कर्नाटक युद्ध। और इसका जो कारण था वो क्या था? तो फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना इसका प्रमुख कारण था। और कर्नाटक जो युद्ध हुआ था इसमें 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। एक हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध। वो कब हुआ था? तो 1746 से 48 के बीच हुआ था। और वो क्यों हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ था? तो अंग्रेज अधिकारी द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा किए जाने के कारण हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध। और प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त किस संधि के तहत हुआ था? एला सापल की संधि के तहत। और दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि कब हुआ था? तो दूसरा कर्नाटक जो युद्ध है वो हुआ था 1749 से 54 के बीच। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच यह पांडिचेरी संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो पहला समाप्त हुआ एला सापल की संधि के तहत, दूसरा पांडिचेरी के संधि के तहत, और तीसरा पेरिस के संधि के तहत जो युद्ध की शांति हुई थी। नेक्स्ट, 1857 के क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जो जनरल नील था इसका मृत्यु लखनऊ में हुआ था। जनरल नील लखनऊ के विद्रोह को दबाने के लिए गया था और उसी क्रम में इसका मृत्यु हो गया था। और इसके साथ एक और था, कौन था? तो वो हेवलॉक था। और दिल्ली में कौन कौन था अंग्रेज विद्रोह दबाने के लिए? तो निकलसन और हडसन था, जिसमें निकलसन निकल गया मतलब मर गया था और हडसन बच गया था। और इलाहाबाद है, इलाहाबाद के जो विद्रोह था इसको भी दबाने के लिए, इलाहाबाद वो बनारस के जो विद्रोह था उसको दबाने के लिए लियाकत नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने वहाँ से किया था नेतृत्व। लेकिन इसको दबाने के लिए जो अंग्रेज जनरल था वो जनरल नील ही था। नेक्स्ट, नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? नामधारी जो आंदोलन है वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो बाबा राम सिंह कुका द्वारा नामधारी आंदोलन जो है चलाया गया था। और ये कब चलाया गया था? तो 1857 में ही नामधारी आंदोलन चलाया गया था। और यह किस लिए चलाया गया था? तो इसमें मद निषेध मतलब
शराब पीना, गौ मांस निषेध, वृक्ष पूजा करना, महिलाओं की समानता पर बल दिया गया था। एक है कुका आंदोलन। कुका आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो कुका आंदोलन की शुरुआत 1840-72 के समय हुआ था। भगत जवाहर मल द्वारा हुआ था कुका आंदोलन की शुरुआत। और एक है ऑप्शन सी में है जदोनांग। जदोनांग जो है, इन्होंने किस विद्रोह की शुरुआत किया था? तो जो मणिपुर में या नागालैंड में जो नागा विद्रोह हुआ था, उसका श्रेय शुरुआत करने का श्रेय किसे है? तो जदोनांग को है। नेक्स्ट, भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु बेल्वी कमीशन का गठन कब किया गया था? ते 1895 में बेल्वी कमीशन का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड बेल्वी ही थे। और इसी के सदस्य कौन कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी और सर वेडरबर्न। दादा भाई नौरोजी थे, सर वेडरबर्न थे और W.H. काइंस थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत के धन बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, किस आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था? तो किस आंदोलन के दौरान? स्वदेशी आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? तो भारतीय शांति का जनक कहा था। और जो स्वदेशी आंदोलन है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1907 में ही हुई थी। कब? 7। और ये किस दिन हुआ था? तो 7 अगस्त को। कब हुआ था? 7 अगस्त 1907 को शुरुआत होता है। इसीलिए 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हस्तकरघा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1913 में बीजी तिलक द्वारा महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। कब? बीजी तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। और एक होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट ने शुरू किया था। उन्होंने सितंबर 1916 में किया था। उन्होंने मद्रास के क्षेत्र में किया था। एनी बेसेंट ने कहाँ पर किया था? तो मद्रास के क्षेत्र में किया था। ऑप्शन सी में है गदर आंदोलन। गदर आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1913 में लाला हरदयाल द्वारा। ऑप्शन डी में है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1918 में गुजरात जो मिल मालिकों के विरुद्ध हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? अखिल भारतीय जो किसान सभा है, इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? तो 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो शाहजानंद सरस्वती जी थे। और इसके महासचिव कौन थे? तो NG रंगा थे। कौन थे महासचिव? NG रंगा महासचिव थे। और एक क्वेश्चन आता है कि हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? हुंकार जो नामक पत्रिका है, उसका संपादक कौन थे? तो शाहजानंद सरस्वती ही थे। और अब इसमें हम जो NG रंगा बोले हैं, NG रंगा कौन थे? तो ये दक्षिण के किसान नेता थे। इन्होंने जब गांधी जी ने चंपारण आंदोलन 1917 में किया था, तो उसका विरोध किसने किया था? तो NG रंगा ने ही किया था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। किसे सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी को सौंपा गया था। किसके? महात्मा गांधी को सौंपा गया था। नेक्स्ट, उच्च एशिया का रीढ़, उच्च एशिया की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? तो ट्रांस हिमालय को कहा जाता है उच्च एशिया की रीढ़। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से पर्वत आता है? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आता है। कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत एक आता है। तो इसको ठीक से याद रखेगा। क्या ट्रिक है? तो कलेजा, क्या लिखेगा? कलेजा याद रहेगा। क से काराकोरम, ल से लद्दाख, जा से जास्कर, ये याद रखिएगा। और जो काराकोरम पर्वत है, इसमें जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू है। केटू सबसे ऊंची चोटी है, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितना है? तो इसका ऊंचाई है 86-11 मीटर। अभी ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। तो इसीलिए क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, जो 86-11 है। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। और एक क्वेश्चन आता है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी वो कौन सा होता है? तो सिक्किम में है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितना है?
कंचनजंगा की ऊंचाई 85-98 है। 85-98 कंचनजंगा की ऊंचाई है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई वर्तमान में अभी 8850 है। कितना है? 8850 है, जो नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट, बिहार स्थित कैमूर हिल किस श्रेणी का हिस्सा है? बिहार में जो कैमूर पहाड़ी है वो किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो विंध्य पर्वत श्रेणी का भाग है। विंध्य पर्वत जो श्रेणी है कहाँ, किस किस राज्य में विस्तारित है? तो गुजरात में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ तक ये फैला है। और इसी पहाड़ी को गुजरात में किस नाम से बोला जाता है? तो गुजरात में इसके जोबट हिल नाम से जाना जाता है। और ये जो विंध्य श्रेणी है इस पे ही जो विंध्याचल है, विंध्याचल जो हिंदू का धर्म स्थल है वो कौन सा विंध्याचल है? विंध्य श्रेणी पर्वत में ही कैमूर पहाड़ी पर कैमूर भी है। और पारसनाथ जो है जैन का तीर्थ स्थल वो भी विंध्य श्रेणी पर ही स्थित है। और ये जो विंध्य श्रेणी है ये भारत और प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक का कार्य करता है। कौन? तो विंध्य श्रेणी। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी को गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गौरी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो शारदा नदी को गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। शारदा नदी का प्रारंभ कहाँ से हो? प्रारंभ में गौरी गंगा नाम है और भारत नेपाल के सीमा के पास आती है, तो इसको काली नदी के नाम से जाना जाता है। और यह किसकी सहायक नदी है? तो ये घाघरा की सहायक नदी है। ऑप्शन ए में है केन नदी। केन किसकी सहायक नदी है? तो जमुना की सहायक नदी है। कावेरी नदी को क्या बोला जाता है? तो इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है। और दक्षिण गंगा, और एक होता है बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा, वो किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण गंगा गोदावरी को बोला जाता है। दक्षिण भारत की गंगा या बूढ़ी गंगा ये गोदावरी को, और दक्षिण गंगा सिर्फ बोलेगा तो कावेरी को बोला जाता है। और जो ये गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ये गोदावरी नदी है। नेक्स्ट, पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार की फसल के लिए अत्यधिक लाभ होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है उसके लिए किस फसल को अत्यधिक लाभ होता है? तो जो रबी फसल होता है उसे अत्यधिक लाभ होता है। और पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तब भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से आर्द्रता ग्रहण करके पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है। नेक्स्ट, वज्रपोहा जलप्रपात किस नदी पर है? वज्रपोहा जो जलप्रपात है यह किस नदी पर है? तो मांडवी नदी पर है। मांडवी नदी कहाँ पर है? तो गोवा में है। और इसी पर एक और जलप्रपात है वो दूध सागर है। दूध सागर भी गोवा में है जो मांडवी नदी पर है। और एक है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर कौन कौन सा जलप्रपात है? तो एक है दुग्ध धारा और कपिल धारा। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मांडवी नदी पर है वो दूध सागर है, और दुग्ध धारा कहेगा तो नर्मदा नदी पर होगा। और कावेरी नदी पर कौन कौन सा जलप्रपात है? तो शिव समुद्रम है, होगेन कल है, ये सब ही कहाँ पर है? तो कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प इसमें असत्य दिया है? तो असत्य विकल्प को पहचान करना है। धर्मा कक्ष वनस्पति स्थल है, तो धर्मा कहाँ है? तो ऑप्शन ए में दिया है गुजरात में, जो गलत दिया है। जो धर्मा कक्ष वनस्पति है ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में नहीं बल्कि उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में यह स्थित है। और बी में है कुंडापुर, कर्नाटक में सही है। बैतरना महाराष्ट्र में, कझुवेली तमिलनाडु में, तो ये सही दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत दिया है जो असत्य है। नेक्स्ट, सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य निम्न में से कौन सा है? मतलब सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य मतलब कम लाभ किस राज्य को होता है? तो वो होता है मध्य प्रदेश को। और सबसे अधिक लाभ किसे होता है? नर्मदा सरोवर परियोजना से सर्वाधिक लाभ किसे होता है? तो सर्वाधिक लाभ होता है गुजरात को, और सबसे कम लाभ होता है मध्य प्रदेश को, मतलब हानि होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य दिया है? स्थानांतरित कृषि का नाम दिया है, मतलब किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो मिलान करना है। तो ऑप्शन ए में है बेगमा। बेगमा कहाँ बोला जाता है स्थानांतरित कृषि को? मेघालय में बोला जाता है। कुमारी पश्चिमी घाट में बोला जाता है। करुआ छत्तीसगढ़ दिया है।
जो गलत दिया है, करुआ कहाँ पर बोला जाता है, तो करुआ झारखंड में स्थानांतरित कृषि को बोला जाता है। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो करुआ के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। पलामू, पलामू कहाँ पर, तो ये मणिपुर में दिया है, जो सही है। और छत्तीसगढ़ का, अगर छत्तीसगढ़ ऑप्शन में है तो छत्तीसगढ़ में अगर पूछेगा कौन कौन सी स्थानांतरित कृषि है, तो देपा है, डहिया है, बेबर है और दीपा। डेपा, दहिया और बेबर जो है ये छत्तीसगढ़ में है। और दीपा जो है छत्तीसगढ़ का, वो कहाँ पर अधिकतर होता है, तो छत्तीसगढ़ के जो बस्तर जिला है वहाँ पर होता है। नेक्स्ट, निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। बालाघाट हीरो की खाने के लिए जाना जाता है, तो ये गलत दिया है। मंझगांव मैग्नीज के भंडार के लिए जाना जाता है। दोनों क्या है, अपोजिट दे दिया है। बालाघाट जो है मैग्नीज भंडार के लिए जाना जाता है और मंझगांव जो है वो हीरो के खान के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। इसमें कौन सा जो विकल्प है वो गलत दिया है, तो कल्पकम। कल्पकम कर्नाटक में नहीं बल्कि तमिलनाडु में है। कल्पकम कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। जैतपुर महाराष्ट्र में है, काकड़पड़ा गुजरात में है, कुंडलकुलम तमिलनाडु में है। और कैगा एक है, कैगा जो है भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है, वो कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। और तारापुर कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है, जो अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। नेक्स्ट, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1954 में हुआ था। 1950 में क्या हुआ था, तो अखिल भारतीय हस्तकरघा बोर्ड का गठन हुआ था। अखिल और एक है 1953 में क्या हुआ था, तो अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड का गठन हुआ था। और 1958 में केंद्रीय विक्रय संगठन का गठन हुआ था 1958 में, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। नेक्स्ट, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। चितपावन जनजाति किस राज्य की जनजाति है। चितपावन जो जनजाति है यह किस राज्य की है, तो ये महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट, कलियट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कलियट्टम जो लोक नृत्य है यह केरल से संबंधित है। नेक्स्ट, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। पश्चिम बंगाल का जो सिलीगुड़ी है वहाँ पर अवस्थित है। नेक्स्ट, विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से की गई मानी जाती है। तो इसकी शुरुआत भारत शासन अधिनियम जो 1861 है उसके तहत शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। तो भारत का जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसके लिए जो सही भाव भारत में है वो क्या है, तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। मतलब भारत कोई एक विशेष धर्म को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर सभी धर्मों का मान्यता है कि आप जो चाहते हैं सभी धर्म को अपना सकते हैं। और 42वें संविधान संशोधन के तहत जो संविधान का प्रस्तावना है उद्देशिका, उसमें कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और जो 42वां संविधान संशोधन है इसे भारत का मिनी संविधान बोला जाता है। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन स्थापना कब हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो दिसंबर 1953 में हुआ था। और इसके 3 सदस्य थे, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे। बाकी 2 कौन थे, तो एम पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू इसके सदस्य थे। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब की पेश की थी, तो 1955 में इसने रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन स्वीकार किया जाएगा, लेकिन एक राज्य का एक भाषा यह सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे महाराष्ट्र है और गुजरात है, तो मान लीजिए महाराष्ट्र में मराठी भाषा, गुजरात में गुजराती भाषा, तो आपको गुजराती भाषा और मराठी भाषा बोलने का छूट मिलता है, लेकिन ये नहीं कि महाराष्ट्र में अगर गुजराती आ जाएंगे तो गुजराती को आप वहाँ पर रहने नहीं देंगे या गुजराती बोलने नहीं देंगे, ये छूट नहीं है। ये अगर भेदभाव करिएगा तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, विधि के समान संरक्षण भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है। ये अमेरिका से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट, द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन 1979 में किया गया था। और इस वक्त जो सरकार थी किसकी सरकार थी, तो जनता पार्टी की सरकार थी। और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे, तो काका कलेलकर ने किए थे। नेक्स्ट, मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो स्वतंत्रता का
अधिकार है और ये अनुच्छेद 19 के 1 के कॉम में है। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन अथवा राज्य के विधानसभा के सदस्य हैं, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? मतलब अगर राष्ट्रपति चुना जाते हैं तो उन्हें अपनी जो संसद की सदस्यता है वो छोड़नी पड़ेगी। तो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 59 में है, जिसमें राष्ट्रपति के शब्द के बारे में चर्चा है। 57 में क्या है? तो पुनर्निर्वाचन है राष्ट्रपति का। और जो 58 है, 58 में क्या है? तो राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हता है, मतलब शपथ है, ये सब 58 में है। शपथ नहीं है इनकी, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या चाहिए, 58 में है। और 355 में क्या है? तो बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य है, 355 में। नेक्स्ट, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वा कौन होता है? तो इसके सर्वा प्रधानमंत्री होते हैं। जब देखते होंगे कि अगर किसी आपदा हुआ तो सभी फैसला अधिकतर कौन लेते हैं? तो राष्ट्रपति लेते हैं, प्रधानमंत्री, लेकिन उस पर साइन राष्ट्रपति का होता है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का आचरण की किसके द्वारा जांच की जाती है? जांच जो होता है किसके द्वारा होता है? देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य दिया है? इसमें कौन सा जो विकल्प है वो असत्य दिया है? पहला में ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में दिया है, जो विधेयक लोकसभा में लंबित है अथवा लोकसभा से पारित हो चुका है किंतु राज्यसभा में लंबित है, ऐसे विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाता है, तो नहीं, ये समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है बी में? कि राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया गया तो ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म हो जाता है। तो ये जो है ये गलत दिया है, बल्कि ये खत्म नहीं होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, जो असत्य दिया है। बाकी दो ऑप्शन हम पढ़ देते हैं। सी में है कि जो विधेयक राज्यसभा में लंबित है किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, ये विधेयक विघटन से समाप्त नहीं होंगे, तो ये भी सही दिया है, ये सही है। डी में है, यदि किसी विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई हो तो भी लोकसभा के विघटन पर विधेयक समाप्त नहीं होता है, तो ये भी सही है। तो असत्य कौन दिया है? तो ऑप्शन बी नंबर असत्य दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को विधान परिषद केवल कितने समय तक रोक सकती है? तो 4 माह तक रोक सकती है। कितने माह तक? 4 माह तक इसे रोक सकती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा इसमें जो विकल्प है वो सही नहीं दिया है? तो मजदूर संघ किस सूची में आता है? तो समाप्ति सूची में। सीमा शुल्क राज सूची में दिया है, जो राज सूची गलत है, क्योंकि ये जो आता है ये संघ सूची में आता है, सीमा शुल्क। लोक स्वास्थ्य राज सूची में सही है। डाक बचत संघ सूची में सही है, तो ऑप्शन बी जो है गलत दिया है। नेक्स्ट, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया था? तो मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम जो आया था 1994 में आया था। 1952 में कौन सा अधिनियम आया था? कौन सा कार्यक्रम हुआ था? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में हुआ था। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। और जल प्रदूषण अधिनियम कब आया था? तो 1974 में। नेक्स्ट, निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया है? तो 58वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। और ये कब हुआ था? तो 1987 में। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में की गई थी। MCC तलवार की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट, डर्बी कप का संबंध किस खेल से है? डर्बी कप का संबंध किस खेल से है? तो डर्बी कप का जो संबंध है वो घुड़दौड़ से है। नेक्स्ट, और आप लोग वीडियो देखते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी आगे वीडियो बनाने में अच्छा लगे। बस यही एक रिक्वेस्ट है। और वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो लंबा होगा, नहीं तो कमेंट करिए कि डिस्कस ना करें तो वो भी हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट, बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है? बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है? तो ये ट्रैक पर खेला जाता है। किस पर? ट्रैक पर बेसबॉल खेला जाता है। सॉरी, बेसबॉल जो है किस पर? ट्रैक पर खेला जाता है। डायमंड पर। सॉरी, इसमें जो ऑप्शन दिया है
ऑप्शन इसमें गलत दिया है। इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा, डायमंड होगा। बेसबॉल का किस परिसर में खेला जाता है, तब बेसबॉल जो है वो डायमंड परिसर इसको बोला जाता है। कोर्स में गोल्फ जो खेल है वो खेला जाता है। मैट पर जूडो, कराटे, ताइक्वांडो खेला जाता है। और ट्रैक पर एथलेटिक्स होता है। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, तो देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। नेक्स्ट, हवाला क्या है। हवाला क्या है, तो हवाला जो है विदेशी मुद्रा का अवैध बाजार है। नेक्स्ट, राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है, तो ये सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। नेक्स्ट, जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है, तो 9/10 भाग। अब सुने होंगे कि टाइटन एक जहाज था जो डूब गया था, उसमें बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। तो उसमें जो बर्फ दिखाई दे रहा था पानी के ऊपर, तो लगभग 3 तला इतना ऊंचा दिखाई दे रहा था। अब बताइए 3 तला इतना ऊंचा वो दिखाई दे रहा था, तो वो कितना दिखाई दे रहा था, तो 1/10 भाग दिखाई दे रहा था। तो इसके 9 गुना नीचे होगा वो, मतलब 3×9=27, नीचे 27 तला इतना वो बर्फ होगा। तो इसीलिए जो पनडुब्बी वो जहाज है टाइटन डूब गया था। नेक्स्ट, साबुन के घोल के बुलबुले बनने का कारण क्या है, तो साबुन के जो घोल का बुलबुला है उसका बनने का कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव है, और इसमें क्या होता है, साबुन को घोलने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और जो पतली सुई है वो किस कारण पानी पर तैरती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरती है। और शेविंग ब्रश आपस में चिपक जाते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण ही चिपकते हैं। नेक्स्ट, आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि झूला झूल रही लड़की के बगल में एक दूसरी लड़की बैठ जाए, तो अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट, स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल का नियम जो है वो किससे संबंधित है, तो प्रकाश के अपवर्तन से स्नेल का नियम संबंधित है। नेक्स्ट, किसी चालक में आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक कहाँ पर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है वो सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो चालक के सबसे पतले भाग पर होता है। नेक्स्ट, माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर आधारित उपकरण है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन कौन से होते हैं, तो विद्युत जनरेटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, ये सभी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। और एक होता है विद्युत धारा के उसमीय प्रभाव, इसके तहत कौन कौन आता है, तब विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब और विद्युत फ्यूज आता है। नेक्स्ट, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, तो यह तापमान को स्थिर रखता है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम तांग का मान, मतलब जो बड़ा जी है इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, तो सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और इसका मान अगर पूछेगा तो 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, अनुदैर्ध्य तरंगें संचरित होती है। अनुदैर्ध्य तरंगें संचरित होती है संपीड़न और विकिरण के कारण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वर्षा मापक यंत्र है। वर्षा मापक जो यंत्र है वो कौन सा है, तो वर्षा मापक जो यंत्र है उसे क्या बोला जाता है, तो रेन गेज या मैकमीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैकमीटर बोला जाता है। नेक्स्ट, फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो फ्लोरीन की जो परमाणु संख्या है वो कितना होता है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है। और 17 किसका होता है, तो ये क्लोरीन का होता है। किसका होता है, क्लोरीन का 17 होता है। और नियोन का 10 होता है। कितना होता है, नियोन का 10 होता है। नेक्स्ट, निम्न में से समन्यूट्रॉनिक विकल्प कौन सा है। इसमें समन्यूट्रॉनिक जो विकल्प है वो कौन है, तो फास्फोरस है। ऑप्शन सी में क्या है, तो फास्फोरस है। और सल्फर है जो समन्यूट्रॉनिक है। फास्फोरस का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है, तो 15 परमाणु संख्या होता है। और द्रव्यमान कितना होता है, तो 31 होता है। और एक है सल्फर, सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है और द्रव्यमान होता है 32। तो समन्यूट्रॉनिक, इसका अंतर कितना होता है, न्यूट्रॉन का अंतर 16 है और इसका अंतर कितना है, तो 16। तो समान न्यूट्रॉन को क्या बोला जाता है, तो समन्यूट्रॉनिक बोला जाता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन की संयोजकता होती है। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, तो 3 होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑक्सी अम्ल है। ऑक्सी अम्ल जो है वो कौन सा है, तो फास्फोरिक अम्ल जो है
वो ऑक्सी अम्ल का उदाहरण है। समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह जो नियम है, यह किसका नियम है? यह एवोगाड्रो का नियम है। किसका नियम है? एवोगाड्रो का यह नियम है। नेक्स्ट देखते हैं हम। स्मेल्टाइट अयस्क है। स्मेल्टाइट जो अयस्क है, यह किसका अयस्क है? तो यह कोबाल्ट का स्मेल्टाइट अयस्क है। और एक है कोबाल्टाइट, यह भी कोबाल्ट का अयस्क है। एंटीमनी, एंटीमनी का अयस्क कौन सा है? तो स्टीबनाइट है। पारा का कौन सा अयस्क है? तो सीनेबार है। बेरियम का कौन सा अयस्क है? तो बेरियम का बिदराइट अयस्क है। नेक्स्ट, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? तो 46.6 होता है। कितना? 46.6 होता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो बहुलक है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट, किसमें sp संकरित कार्बन होता है? sp संकरित कार्बन किसमें होता है? तो CH डबल बॉन्ड CH में होता है। निम्न में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में कौन सा है जो उपस्थित नहीं होता है? एल्यूमिनियम नहीं होता है। बाकी कौन कौन सा होता है? कॉपर होता है, फिर जस्ता होता है, और उसके बाद निकल होता है। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है? तो रोसेला लाइकन से प्राप्त किया जाता है। परमेलिया लाइकन ये क्या है? तो इससे मिर्गी की दवा बनाया जाता है। रोमेलिया लाइकन इससे क्या होता है? तो इससे इत्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। और लाइबेरिया लाइकन और रोमेलिया लाइकन दोनों से इत्र बनाया जाता है। और जो लाइकेन होता है वह वायु प्रदूषण का संकेतक होता है। जहाँ पर प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर जो लाइकेन है वो नहीं होता है। आपको देखेंगे दीवार पर कहीं कहीं हरा हरा हो जाता है बारिश के मौसम में, तो वहाँ पर जहाँ पर प्रदूषण रहेगा वो वहाँ पर नहीं बनता है। नेक्स्ट, सतफल बनने में भाग लेता है। सतफल जो बनता है उसमें कौन कौन से भाग लेता है? तो उसमें अंडाशय भाग लेता है। कौन? अंडाशय सत्यफल में भाग लेता है। और सत्यफल का उदाहरण कौन है? आम है। और एक होता है असत्य फल। असत्य फल में कौन भाग लेता है? तो अंडाशय तो भाग लेता ही है, लेकिन उसमें पुष्पासन और बाह्य दलपुंज सभी भाग लेता है, इसीलिए उसे असत्य फल कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पौधे में क्रिप्स चक्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्रिप्स चक्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो लोहा निभाता है। कौन? लोहा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या करता है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका मैग्नीशियम निभाता है। ऑप्शन सी में है मैग्नीज। मैग्नीज क्या करता है? तब पौधों में क्लोरोफिल का निर्माण कौन करता है? तो ये मैग्नीज करता है। ऑप्शन डी में है जिंक। जिंक क्या करता है? तो जिंक तत्व की कमी से पौधों की लंबाई में वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य दिया है? इसमें जीव है उसका वैज्ञानिक नाम दिया है, अजगर का पाइथन है सही दिया है, करैत का हेमीडाइक्टिलियस दिया है जो गलत दिया है। हेमीडाइक्टिलियस जो है किसका है? तो एक घरेलू छिपकली का है। और जो करैत का होता है क्या होता है? तब बंगरेस होता है। सी में क्या है? तब मोर। मोर का पावोक्रिस्टेसस होता है। कीवी के ऑप्ट्रिक्स होता है। तो ऑप्शन जो बी है वो गलत दिया है। नेक्स्ट, वृक्क नलिकाओं में कौन सा ऊतक पाया जाता है? वृक्क नलिका में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तब घनाभाकार एपिथेलियमी ऊतक पाया जाता है। पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? पानी में जो आर्सेनिक विष होता है इसके कारण कौन सी बीमारी होती है? तो कैराटोरिसिस होता है। कौन सा? कैराटोरिसिस बीमारी होती है। जीरोफेथेलमिया विटामिन ए की कमी से आंखों में होता है। पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से कारण होता है। इटाई रोग पारा की कमी के कारण होता है। इटाई जो रोग है ये पारा के कारण नहीं बल्कि ये कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट, कठिन परिश्रम करने वाले पुरुषों में कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है? तो जो कठिन परिश्रम करते हैं पुरुष उनके लिए जो भोजन होता है वो कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो उनके लिए जो कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 3600 कैलोरी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन छूट गया। इनमें से किस रोग के में बचाव का इनमें से किस रोग में मानव का गुणसूत्र 47 हो जाता है? तो किस रोग में मानव का जो गुणसूत्र है वो 47 हो जाता है? तो क्लिफेंटर सिंड्रोम में हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाता है। एक होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में
क्या होता है, तब आदमी मंद बुद्धि हो जाता है। मंद बुद्धि, आँख टेढ़ा हो जाएगा, जीभ मोटा हो जाएगा। और एक है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम में ओठ बीच में फट जाएगा, तालू में दरार आ जाएगा। ये सभी पटाऊ सिंड्रोम का लक्षण है। नेक्स्ट ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। 3600 कैलोरी। आँख के पेशियों को नियंत्रित करने वाले केंद्र होते हैं। आँख के पेशियों को जो नियंत्रित करने वाले केंद्र होते हैं वो क्या होते हैं, तो मध्य मस्तिष्क द्वारा आँख के पेशियों का नियंत्रण होता है। एक है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क क्या है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो लगभग 2/3 भाग होता है। ऑप्शन सी में है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क पश्चिम में होता है, इसे सेरिबेलम बोला जाता है। मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या करता है, तो प्रत्येक क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। जो भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया है मानव शरीर में, वो गर्भाशय में होता है। कहाँ पर होता है, गर्भाशय में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया होती है। और मानव में जो अंडा का निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है, तो फैलोपियन में होता है। नेक्स्ट क्या है, तो ज्योतिर्गम उत्सव 2022 का आयोजन स्थल क्या है। तो ज्योतिर्गम उत्सव जो 2022 का आयोजन स्थल कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, हाल ही के दिनों में नवंबर 2022 में विक्रम गोखले का निधन हो गया। वो क्या थे, तो एक अभिनेता थे। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये महाराष्ट्र है। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका जो आयोजन है 2023 का आयोजन 33वां नाटो शिखर सम्मेलन का बेल्जियम में हुआ है। कहाँ पर, बेल्जियम में हुआ है। और इसमें जो इससे पहले 32वां जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, 2022 में, तो स्पेन के मैड्रिड में हुआ था। और हाल ही में जो नाटो है, नाटो का 31वां सदस्य बना है। एक नाटो में पहले 30 सदस्य थे और वर्तमान में 31वां सदस्य कौन बना है, तो फिनलैंड बना है। और नाटो का सदस्य ही यूक्रेन बन रहा था, जिसके तहत रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है अभी वर्तमान में। और जो ये नाटो का मतलब क्या है, कि नाटो का मतलब इसमें जो 31 सदस्य देश हैं, अगर इसमें से किसी भी देश पर कोई अन्य देश जो इसमें सदस्य नहीं है, इसमें किसी भी देश पर अगर आक्रमण करता है, तब बाकी ये सभी जो देश है वो सभी मिलकर उस पर आक्रमण करेंगे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान अमेरिका का है। भारत का इसमें स्थान कौन सा है, तो 2022 में 43वां स्थान था, लेकिन 2023 में 42वां स्थान हो गया। नेक्स्ट, हाल ही के दिनों में कौन सा बैंक उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की। किस बैंक ने शुरू किया है, उत्सव सावधि बैंक जमा योजना है, तो इसकी शुरुआत किसने किया है, तो भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। और HDFC बैंक का जो अभियान है वो कौन सा है, तो मुंह बंद रखो अभियान है। नेक्स्ट, गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है, तो जो गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 है ये दलाई लामा जी को प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम हाल ही में, और इसी में एक और क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं कि जो ऑप्शन डी में है खालिद जावेद है, इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इन्हें 2022 का JCB पुरस्कार मिला है खालिद जावेद जी को। नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न वीमेंस अंडर-19 T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो विजेता टीम भारत है। यहाँ पे उप विजेता पूछा है, तो उप विजेता कौन है, तो उप विजेता ऑप्शन बी इंग्लैंड होगा, लेकिन विजेता जो है वो हमारी भारतीय टीम है। और भारतीय टीम के कप्तान कौन थी, तो शेफाली वर्मा थी। नेक्स्ट, द क्लॉज ऑफ द छॉप नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, तो आकाश कौंसल है। और ऑप्शन ए में है नवदीप सिंह गिल। नवदीप सिंह गिल का प्रमुख पुस्तक वर्तमान में कौन सा है, तो द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा इनका पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है, तो ऑप्शन ए में है विश्व जनसंख्या दिवस 12 जुलाई को, जो गलत दिया है क्योंकि यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी में है राष्ट्रीय बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई को, ये सही दिया है। सी में है कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, सही है। यहाँ पे टाइपिंग मिस हुआ है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दिवस सिर्फ लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2025 तक। नेक्स्ट, पुरुष एशिया कप 2022 के विजेता कौन सा देश रहा है, पुरुष एशिया कप 2022 के विजेता है, तो 2022 का जो विजेता है वो श्रीलंका था, और उसमें हारी थी कौन, तो पाकिस्तान टीम हारी थी। और इसका जो 2023 में आयोजन हुआ इसमें कौन जीता है, तो 2023 में भारत ने जीता है, और श्रीलंका
हारा था, श्रीलंका की हार हुई थी। श्रीलंका मात्र 50 रन पर ही सिमट गई थी। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वच्छ प्रदेश घोषित किया गया था। भारत का पहला स्वच्छ प्रदेश किसे घोषित किया गया? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को घोषित किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कंपनी दिया है और ब्रांड एम्बेसडर दिया है, तो कौन सा जो इसमें विकल्प है वो गलत दिया है? बिहार खादी के मनोज तिवारी, गोल्फ ऑयल के अजय देवगन दिया है। गोल्फ ऑयल का कौन सा दिया है? तो अजय देवगन दिया है, जो गलत है। गोल्फ ऑयल के कौन सा है? तो इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो स्मृति मंधाना है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, जो असत्य दिया है। फायर बेल्ट के विजय देवरकोंडा है। हीरो मोटर के रामचरण है। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में किस देश के उपहार स्वरूप गश्ती पोत पीएस जोरोस्टर दिया है? तो किस देश को भारत ने दिया है? तो सेशेल्स को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है, आइए हम इसको बना देते हैं। बोल रहा है कि एक दुकानदार एक मशीन के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद रियायती मूल्य पर 10% छूट लेता है। तो अंतिम विक्रय मूल्य जो है इतना है। तो मान लीजिए ये एमपी है, मतलब इसमें जो मैक्सिमम प्राइस है, और 14% छूट बोल रहा है, तो 86/100 हो जाएगा। और उसके बाद 10% छूट, तो 9/10 हो जाएगा। बराबर कितना दिया है? तो 3483 दिया है। यहाँ से 9 से कटाइएगा तो 29 27 और 9 8 72 और 9 7 73, 387 बार में कटेगा 9 से। और ये कटाइएगा तो 5 दूनी 10 और ये 43 हो जाएगा। 43 से ये कटाइएगा तो 9 बार में जाएगा, तो 9 ये बराबर में है, तो 9 5 45, तो 4500 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, आरोही क्रम में ली गई 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 82 है। तो प्रथम 4 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है? तो पहले मान लेंगे पहला संख्या x, दूसरा संख्या x+2, x+4, x+6, ऐसे ऐसे 8 संख्या मानेंगे। तो पहले हो जाएगा तो 8 को x हो जाएगा, और उसके बाद 2 4 6 8 10 12 14 तक हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद कितना आएगा? तो 56 आएगा। अब बराबर 82 एवरेज दिया था। 82 में अगर 8 से गुना करते हैं तो कितना आएगा? 82 में अगर 8 से आप गुना करिएगा तो आएगा 656। कितना? 656 आएगा। तो 8x बराबर 656 में 56 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 600। तो x का मान कितना आएगा? x का मान घटाइएगा तो 75 आएगा। उसके बाद बोला है प्रथम 4 संख्याओं का औसत है। तो प्रथम 4 संख्या है, तब पहले 4x लेंगे, तो 4x और x का मान कितना है? तो 75। 75 दूनी कितना हो जाएगा? तो 75 चौके 300 और प्लस है। अब प्रथम 4 संख्या है, तो प्रथम 4 संख्या क्या मानेंगे? प्रथम x है, दूसरा x+2 है, x+4 है और x+6 है। तो 2 4 और 6 इसको जोड़ दें तो 6 4 10 2 12, 312 आएगा। कितना आएगा? 312 आएगा प्रथम 4 संख्याओं का योग। लेकिन इसमें पूछा है कि इसका एवरेज क्या है, फिर इसमें 4 से भाग देना है। तो 4 7 28 और 4 8 32, जो 78 आ रहा है। ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन बी में राइट दिया है। नेक्स्ट, श्यामलाल साधारण ब्याज की दर पर कुछ धनराशि उधार लेता है। मूलधन की गणना किए लिए हर 6 माह में ब्याज जोड़ा जाता है। यदि रेट 5% है तो वार्षिक वसूला जाता है, तो प्रभावी ब्याज दर क्या होगा? तो रेट दिया है 5%, लेकिन बोल रहा है कि 6 महीने मतलब अर्धवार्षिक बोला है, तो 2 से भाग दिया जाता है। अर्धवार्षिक बोला जाता है तो रेट हमारा कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। तो एक फार्मूला पढ़े होंगे आप, A+B प्लस माइनस AB/100, ये फार्मूला पढ़ेंगे। तो यहाँ पे माइनस यूज नहीं होगा, यहाँ पे प्लस यूज होगा। यहाँ पर 2.5 कर देना है, तो कितना आ जाएगा? 5 और 25 का स्क्वायर कितना होता है? तो 625 होता है। और 2 को पॉइंट आएगा तो 2 को नीचे पॉइंट, अब पहले से 100 है तो 625 पे 10,000 से भाग दीजिएगा। तो यहाँ पर जो आएगा 5 + 0.0625 आएगा। तो 5.06 जो है हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट, इसमें दर्पण लगाया है दाहिने साइड, तो इसका प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट है, इसका अंतर निकालना है। यहाँ पर अंतर 1 का है, यहाँ पर 8 का है, यहाँ पर कितना है? 27 का है, और यहाँ पर 64 का है। तो ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब और ये 4 का क्यूब। तो आगे किसका क्यूब आएगा? तब 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना आता है? तो 125। तो 235 हमारा जोड़ेंगे, 125 और 110 जोड़ेंगे तो 235 हमारा आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में राइट दिया है। मैं ज़्यादा भास्ट नहीं है, बन जाएगा आपसे।
आज भी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। कल से हम कमेंट करिए कि अगर डिस्कस नहीं चाहिए क्वेश्चन का तो हम नहीं डालेंगे, सिर्फ क्वेश्चन ही डालेंगे। इससे आपका वीडियो भी कम होगा, कम टाइम लगेगा। थैंक दोस्तों। और आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस छोटा सा एक रिक्वेस्ट है। थैंक्स।